हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री के सॉल्व्ड क्वेश्चन जो HP TGT मेडिकल शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। तो सॉल्व्ड पेपर है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। जैसे कि HPRC ने आंसर की दी है वहीं से ये क्वेश्चंस हैं। HP TGT मेडिकल तो हो चुका है, बट नॉन मेडिकल वालों को इससे बहुत हेल्प हो सकती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर डिफिकल्टी इन पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस बिटवीन पर मैग्नेट एंड सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीच बीच में से क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में पेपर नहीं था, बीच बीच में था, मिक्स था, तो बीच बीच में से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। अराउंड 39 क्वेश्चन है, जिसमें कि जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है जो कि केमिस्ट्री से पूछे गए थे। तो आप ये लेके चल सकते हैं, ये 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो जनरल साइंस में पूछे गए थे केमिस्ट्री के। बाकी जो है सारा केमिस्ट्री सेक्शन ही है। तो नेक्स्ट ये है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एंशियोमर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं जिसमें नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड का यूज किया है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी थी कि इनको पढ़ने में ही टाइम लग रहा था, फिर अंडरस्टैंड करके आंसर करने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये बहुत एक टास्क था पेपर में कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप नॉट करेक्ट करेक्ट का ध्यान भी रखो, फिर आप आंसर करो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एन enantiomer कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो सी वॉज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, थर्मल न्यूट्रॉन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछी है, अगेन फोकस आपको करना है नॉट करेक्ट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल एस ब्लॉक मेटल फॉर्म एक्सक्लूसिवली आयनिक कंपाउंड। तो सारे नहीं बनाते हैं, कुछ एक नई भी बनाते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और पूछा ही इनकरेक्ट है इसलिए दिस इज द राइट आंसर। बाकी के सारे सही हैं। अल्कली मेटल रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ये मेटल होते हैं, तो हाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डाउन ईच एस ब्लॉक ग्रुप। और अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। हमको पता है कि अलॉन्ग द पीरियड साइज जो है घटता है। सबसे पहले सबसे जो स्टार्टिंग में होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद रिड्यूस करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन डिफर फ्रॉम अदर अमीनो एसिड्स बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देयर अमीनो एसिड ग्रुप फॉर्म पार्ट ऑफ अ पाइरोलिडिन रिंग स्ट्रक्चर। इस वजह से ये बाकियों से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये पीरियोडिक टेबल से ये भी क्वेश्चन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम, तो ये है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिज्म ऑफ निकल साइनाइड निकल CN4, और इसकी जो टोटल इसकी ऑक्सीडेशन है दैट इज योर 2 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VPT। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो है आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज 200 seconds. What is the time required for 75% of the reactants to decompose? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 seconds। आपको इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको कैलकुलेट तो नहीं करवा रही हूँ, इट्स जस्ट कि मैं आंसर बता दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे, मैच करने के लिए था, असर्शन रीजनिंग थे। तो सबसे जो ये सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं, बट ये एक इनकरेक्टली मैच है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा PF5 और ऑक्टाहीड्रल। एट water's triple point, how many variable can change without changing the state? सॉरी, एक सेकेंड रुकना। फेज, चेंजिंग फेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनेशन ऑफ थियोफीन occur at which position? Right answer will be C option, second position. Next question है, when ammonium hydroxide is added to a solution containing Fe3 positive and Al3 positive ion, both form precipitates. Upon addition of excess NH4OH or FeOH3 remain insoluble while AlOH3 dissolves. This difference is attributed to. This is due to amphoteric nature of AlOH3. Next question, the chemical formula of a racemic mixture is same as, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सेम एज दैट ऑफ इट्स इंडिविजुअल एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर से काफ़ी क्वेश्चन थे इस वाली सीरीज में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस? तो इसका था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ अ फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम जो है बताना था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 4-मिथाइल फ्यूरॉन 2-ओल। तो 4-मिथाइल फ्यूरॉन अगर आप यहाँ पे देखो तो किस तरीके से किया हुआ है, जब आप इसकी नंबरिंग करते हो तो आप फर्स्ट नंबर इधर ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हो, तो ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। अब इसको यहाँ पे इधर फिफ्थ कार्बन, जब आप इसकी नेमिंग दोगे तो सबसे छोटा नंबर आप उसको फंक्शनल ग्रुप को दोगे, और सबसे पहले वैसे भी यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है नेमिंग स्टार्ट होती है, नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो ये जो हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा है सेकंड कार्बन पे, इसीलिए सेकंड कार्बन पे इन्होंने ओल को, OH ग्रुप को, अल्कोहल ग्रुप को अटैच करवाया है, बोला कि सेकंड ग्रुप ये वाला राइट हो जाएगा, बाकी कोई भी सेकंड ग्रुप पे नहीं है। ये वाली नॉमेनक्लेचर के हिसाब से यही राइट आंसर है। और फोर्थ पे 2, 3 एंड 4 यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अटैच है, तो आप बोलोगे 4-मिथाइल फ्यूरॉन ये स्ट्रक्चर है, और 2-ओल सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो राइट आंसर यही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 100 mg sample of carbon-14 undergoes radioactive decay. If the half-life of carbon-14 5,730 years, how much of the sample will remain after 11,460 years to half-life? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 mg। Which solvent is commonly used in NMR spectroscopy? कौन सा किया जाता है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, CdCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a molar aqueous solution of a non-volatile solute has boiling point
101.04 degree Celsius. What is the ebullioscopic constant Kb of water? तो ये पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.04 kg पर मोल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट। तो ये था आपके सेल वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें बोला है इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और एक्सटर्नली करते हैं। हमको पता है कि इसमें सॉल्ट ब्रिज से ये अटैच होते हैं इंटरनली और बाहर से सर्किट अटैच करता इसको कंप्लीट करता है सर्किट को। तो बाहर से एक्सटर्नली ये जो है एनोड टू कैथोड मूव करते हैं। कैथोड से एनोड में इंटरनली नहीं मूव करते, तो ये गलत हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में कैथोड से एनोड नहीं, एनोड से कैथोड मूव करते हैं। और बोथ सेल में नहीं, ये उल्टे चलते हैं, दोनों सेल उल्टे इनमें मूवमेंट होता है। और हाँ, जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड को करंट मूव करता है। करंट जो है अपोजिट साइड में मूव करता है, जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे जो है एक ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, तो क्या कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। तो वो है आपका प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो है अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं और वो ऑप्टिकली जो है एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखना एंटी एरोमेटिक पूछा है अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। तो इसका हो जाना था साइक्लोब्यूटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 10 days. What fraction of the original sample remains undecay after 30 days? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है। ये वाला पॉइंट गलत है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज केसी, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये गलत है और यही पूछा हुआ है, तो यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फॉर मेटल आयनीज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। मैग्नीशियम Mn2 पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव और उससे भी ज़्यादा हो जाएगा कोबाल्ट या फिर CO2 पॉजिटिव आयन। Next question, if the osmotic pressure of a 0.1 molar solution is 2.46 atm at 300 Kelvin, then the osmotic pressure of a 0.2 molar solution at the same temperature will be 4.92 atm. Next question, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि इन 3 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट ए बी और सी, इसमें राइट स्टेटमेंट ढूंढनी है। अब आप सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये कितना टाइम कंज्यूम कर जाएगा इसको रीड करने में, समझने में और आंसर करने में। फर्स्ट स्टेटमेंट है आयनिक हाइड्राइड आर जनरली फॉर्म्ड बाय अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये राइट है। Statement B, covalent hydride are formed by non-metal and have definite molecular structure. ये statement भी true है। Statement C, metallic hydride are formed by transition metals and are stoichiometric
इन नेचर। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ ए और बी राइट है, तो इसीलिए आंसर जो हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। Next question, which of the following is the highest occupied molecular orbital HOMO for the N2 molecule? साइड में शायद आपको दिख ना रहा हो, N2 मॉलिक्यूल का पूछा हुआ है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा 2p Z, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा N2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है इस बार। तो रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस लीड टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा भी पढ़ लेते हैं क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं देख सकते कि आंसर मिल गया है, बाकी कुछ और भी तो हो सकता है जो ज़्यादा करेक्ट हो। तो पेपर में ये जरूर पढ़नी है स्टेटमेंट, एक बार जरूर देख लेनी है, रीड कर लेनी है। रेजोनेंस डिक्रीज द डीलोकलाइजेशन, नहीं डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज तो नहीं करती। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव रियल एग्जिस्टेंस, नो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जस्ट एक होता है कि कौन कौन से इमेजिनरी होती हैं ये सारी, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बेंजीन स्टेबलाइजेशन इज ड्यू सोलिली टू इट्स इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, उसकी स्टेबिलिटी उस पर भी डिपेंड करती है, और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ये तीनों ही हो गई गलत स्टेटमेंट, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज योर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एन एलिमेंट? एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक पूछी हुई है। एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट एज सॉलिड, नो, जरूरी नहीं है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स, ऐसे भी तोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कैन बी एलिमेंट्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली, नो, एलिमेंट कभी भी मॉलिक्यूल से नहीं बनते, मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट से बनते हैं, इसलिए ये करेक्ट, ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution containing a strong electrolyte AB2 completely dissociate is experimentally found to be 15 atm at 26 degree Celsius if the analytical concentration of the solution is 0.2 molar. The Van Hoff factor is, जो कि है आपका 3.065। जब आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो इस चैप्टर के, तो आपको वहाँ पे ये वाली वैल्यू देखने को मिली होगी। इसमें कैलकुलेशन करने का कुछ भी नहीं है, ये लर्न करने के लिए वैल्यू है। हाँ, कैलकुलेशन डिराइव करने के लिए ज़रूर है, बट अगर आपने वो एक बार देखा है चैप्टर तो आपको याद रह जाएगा कि ये वैल्यू वेंट ऑफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स शो द लीस्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग से जो है वो, और उनके बीच में जो सबसे कम डिफरेंस किसके, कौन से एलिमेंट के पेयर में है वो देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उन दोनों के बीच में बहुत ही कम जो है फर्क है, डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो assertion है the 4s orbital is filled before 3d orbital which is right while writing the electronic configuration। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम 3d ऑर्बिटल से पहले 4s ऑर्बिटल लिखते हैं। इसका क्या रीज़न है? रीज़न दिया है द एनर्जी ऑफ द 4s ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ द 3d ऑर्बिटल, जो कि बिल्कुल सही है, सही एक्सप्लेनेशन है या रीज़न बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें एक चीज़ या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही
ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिमांड करते हैं आपका डीप नॉलेज, चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, एक या दो फैक्ट पता है या आपको कम्प्लीटली उस टॉपिक के बारे में जानकारी है, नॉलेज है। अगर आपको कम्प्लीटली पता है तो आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ द चेंज इन gives free energy, that is delta G is negative under given condition। तो आप बोलोगे हाँ ये तो सही है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। An increase in entropy, that is delta S, is greater than 0 can favor spontaneity even if the reaction is endothermic। ये भी सही है। The criterion for spontaneity depend on both enthalpy and entropy change a given temperature। ये भी राइट है। All exothermic reaction आर नेसेसरली स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो ये वाली एक स्टेटमेंट है जो गलत है और यही हो जाता है हमारा राइट आंसर, बिकॉज हमसे पूछा ही क्या है, नॉट करेक्ट। तो जिनको इनमें से सबके बारे में नॉलेज है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब दे सकता है, अदरवाइज आपको लगाना पड़ेगा तुक्का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा है? आपने अभी तक देखा कि ये दूसरा क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक वाले रूल से। तो साइक्लोहेक्सीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन ऊपर वाला, हेक्सीन ये सेकंड ऑप्शन ये भी नहीं है। साइक्लोहेक्सा डिनाइल केटाइन ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी, साइक्लोहेक्सा डाइनाइल एनाइन, ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एजेंट रिड्यूस एस्टर टू एल्डिहाइड व्हेन यूज्ड एट लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और सीजीएसई यूनिट पूछे हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से चलते देख करके जल्दी के चक्कर में आंसर लगा देते हो तो आंसर हो जाएगा गलत, जो कि मैंने भी एक गलती की कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे साइमन है। मैंने कहा ठीक है, साइमन जो है इसका क्या हो सकता है, सीजीएस यूनिट हो सकता है। सेंटीमीटर देखा मैंने जस्ट, मैंने ये नहीं देखा कि ये साइमन इनवर्स में होना चाहिए था। फिर भी ओहम जो है यहाँ पे इन्वर्स में है, सेंटीमीटर स्क्वायर इन्वर्स में है, मोल स्क्वायर ये इन्वर्स में है। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी जल्दी के चक्कर में मैंने ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये मिस कर दिया। अदरवाइज मैंने सेंटीमीटर जरूर देखा था, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन होना था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो ये सारी ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर था। स्टेटमेंट 1 बोल रही है SN2 रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट while SN1 rate depend on both substrate and nucleophile। ऐसा नहीं होता। SN2 always produces a racemic mixture, ये भी important नहीं है। SN1 occur in a single concentrated step, नहीं। SN2 सॉरी लास्ट ऑप्शन है SN1 इन्वॉल्व अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। हाँ, इनमें SN1 में कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट बनता है और SN2 में ऐसा कोई इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट है विच लॉ जस्टिफाइज द impossibility of a machine that completely convert heat into work continuously। तो सेकंड लॉ है जो कि ये इस बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो सेकंड लॉ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडियल सेल, दो आइडियल सेल है, दोनों का जो ईएमएफ है वो है +1.5 वोल्ट। वो सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, दैट इज योर +3 वोल्ट। सो ये थे सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं आप।
अगर आपके किसी फ्रेंड के ये काम आ जाए तो उनको भेज सकते हैं। इसमें कुछ एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि जनरल साइंस में पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप ये लगा के चल सकते हैं 39 ये क्वेश्चंस थे और 39 क्वेश्चन में से 2 या 3 आप हटा दो तो 36 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं केमिस्ट्री के पेपर मेडिकल के पेपर में। तो आपके भी इतने ही अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।